हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद यार, पता नहीं आखिरी बार इस चैनल पे वीडियो कब डाला था, क्योंकि हाल फिलहाल मैं लाइव स्ट्रीम और शॉर्ट्स ही कर रहा हूँ। एज एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे को याद नहीं कब डाला था। अभी ना हाल फिलहाल में इंडिया में बहुत अच्छी मूवी आई है, ठीक है, जो कि एज ए स्पाई से रिलेटेड है। और वापस से पहले की ही तरह हमारा स्पाई कहाँ जाता है? पाकिस्तान। अगर तुम्हें मुझे थिएटर में खींचना है, बस मुझे ऐसा दिखा दो कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, इंडिया ग्लोरीफाई हो रहा है, मैं भाग के चला जाऊंगा देखने। मुझे कोई मतलब नहीं स्टोरी लाइन से, कौन क्या कर रहा है, सही है गलत है, कोई मतलब नहीं, मैं भाग के चला जाऊंगा। और इस मूवी में भी वही हुआ यार। मेरे को समझ नहीं आता ये कभी अपने बाकी देश क्यों नहीं जाते। ऐसा थोड़ी पाकिस्तान को छोड़ के हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, वहां भी जाओ, थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार। एक तो हम साला पाकिस्तान से ही कंपटीशन करते रह गए ना, इसलिए पीछे रह गए। कभी किसी को चाइना भेज दो या बांग्लादेश नेपाल मत भेजना यार, वो तो और लेवल गिर जाएगा, उससे तो पाकिस्तान ही ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलो वीडियो शुरू करते हैं आज की। हाँ भाई, तो जिसका रिव्यू का हमको बहुत ज्यादा इंतजार था, वो आदमी का रिव्यू आ चुका है, ऑब्वियसली ध्रुव राठी। क्योंकि सबको पता है कि अगर तुमने धुरंधर देखी है तो उसमें अपनी करंट गवर्नमेंट के डिसीजंस को दिखाया गया है और थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई भी किया गया है, ठीक है। और करंट गवर्नमेंट से ध्रुव राठी का जितना अच्छा कनेक्शन है, हमको नहीं लगता किसी और का भी है। और पहली बात, हम 2 दिन पहले ही धुरंधर देखे, हमको बहुत पसंद आया। एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 4 घंटे की मूवी एकदम बोरिंग नहीं थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छा, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा, ठीक है। फिर हम सोचे कि धुरंधर देखने के बाद हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो, वो एक नैरेटिव में तब्दील हो जाए। ऑब्वियसली ध्रुव राठी की वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं, अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। 15 सेकंड में 2 बार बीजेपी का नाम आ चुका है और एक मीम भी। कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। देखो देखो, अच्छा ये सेगमेंट भी देख रहे थे, क्या बोल रहा है। सोशल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात से देखो, पहले हम बता रहे कि हम ध्रुव राठी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं है, फिर भी देखो जो सामने वाली गवर्नमेंट है ना, वो भी दूध की धूली है नहीं। तो अभी तुमने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में इंटरनेट पे हमारी करंट गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है, चाहे वो रील्स के फॉर्म में हो, मीम्स के फॉर्म में हो, या फिर सो कॉल्ड फैक्ट्स के नाम पे हो, ठीक है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी इतनी ट्रोलिंग चल रही है, लोग तुम पे शॉट्स ले रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे ही किसी एक लीडर से ऐसा स्टेटमेंट आना, ये सही नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि अगर लोग धुरंधर को टारगेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फेवर में बनाई गई है, बीजेपी के फेवर में बनाई गई है, उसके बाद तुम्हारा ही लीडर आके ये बोल रहा है कि धुरंधर देखने वाले तो हमें ही वोट करेंगे, ये कोई भी यूज कर सकता है तुम्हारे अगेंस्ट। और बहुत ऐसे सॉलिड क्लेम है कि हाँ, वो मूवी बस तुम्हारे प्रमोशन के लिए बनाई गई है। और रही बात बीजेपी के लीडर्स की, तो कोई भी दूध के धुले नहीं है भाई। तुमने न्यूज़ देखा होगा ना कि 4 दिन पहले कोई क्रिमिनल है, कुछ समय बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में घुस जाता है, गले मिल लेता है किसी नेता से, बस हो गया, सारी इमेज वाइट वॉश हो गई। खैर इंडिया में पॉलिटिक्स का यही सीन है, पहले क्रिमिनल रहेगा, फिर वो पॉलिटिक्स में जाएगा, 3-4 नेताओं का चाटेगा, उसके बाद सीधे अच्छी इमेज बना के गद्दी पे बैठ जाएगा।
बस यही चलता है इंडिया के पॉलिटिक्स में। मंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। पद्मावत के टाइम आदमी खुद बोला था कि अगर एक मूवी से तुम किसी देश का इतिहास रीराइट कर सकते हो तो बना लो। मैं तो भाई ने बना दिया। और ऐसा नहीं है कि रीराइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इतना 18+ ऑडियंस है ना, इतना हम मेजॉरिटी ऑडियंस है, इतना तो एक्सपेक्ट करते ही है कि वो एक मूवी को मूवी के पर्सपेक्टिव से देखे। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हिस्ट्री में तो यही हुआ था, अरे हाँ भाई डिमोनेटाइजेशन इसी की वजह से हुआ था, ये यही हुआ था, मोदी जी ने नोटबंदी इसीलिए की थी, हमारा जो एजेंट है वो वहां जाके वही चीज किया जो यहाँ दिखाया जा रहा है। भाई एक होता है इंस्पिरेशन लेना। तो मैं जब ये मूवी देखने गया ना, मैं ये सोचे कतई नहीं है कि हाँ भाई हिस्ट्री में यही होगा। मैं तो अपनी हिस्ट्री क्लास लेने जा रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री में क्या हो, वो देखने जा रहा हूँ। मैं बस यही इसीलिए देखने गया। हमारा एक इंडिया का एजेंट है, उसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, कैसे कैसे सिनेरियो से उसको गुजरना पड़ता है, वो दूसरे कंट्री में जाके कैसे रहता है, कैसे काम करता है। बस इसका एक आइडिया लेने गया था, आइडिया भी नहीं बोलूंगा, वो बस देखने गया था कि हाँ थोड़ा मोटा मोटी ऐसा ही होता है, लेकिन यही नहीं हुआ था। मैं इस मोटिव से गया था, ठीक है। और रही बात झूठ की, तो इसमें हाँ कुछ चीजें झूठ हो सकती है, सारी चीजें नहीं। बाकी रही बात जो ये दिखाएगी ये कैरेक्टर कैसे मरा, कुछ कैरेक्टर्स कैसे मरे। मेजर इकबाल का कैरेक्टर का जो मौत दिखाया वो शायद गलत था, उसके अलावा बाकी लोग का, मेजॉरिटी लोग का तो सही दिखाया गया जैसे मरा है, ठीक है। अब अगर किसी को मूवी से सीखना ही है तो तुम एक काम कर सकते हो, पहले मूवी देखो, फिर तुमने जो जो सीखा एक बार क्रॉस चेक कर लो, बस तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। और भाई इंस्पायर्ड है मूवी, हर मूवी रहती है, ओपेनहाइमर भी थी, ये भी है। इसमें ये क्या इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि इसका चैनल भी यही चलता है, ध्रुव राठी का। एक बार ये निकाला भी था ना कि जब मोदी जी बोले थे इस बार 400 पार, तो भाई साहब भी अपना सीरीज चलाया था बीजेपी के अगेंस्ट पूरा, वहां से बीजेपी पूरी लगी हुई है, भाई साहब इस साइड से यहाँ पूरा ब्रेन वॉश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और तुम इससे डिनाई नहीं कर सकेगी, ध्रुव राठी की वीडियो में सारे फैक्ट्स सही नहीं रहते हैं। भाई कितने बार लोगों ने इसको एक्सपोज करने के लिए इसके वीडियो में दिखाए गए आर्टिकल को ही एक बार पूरा खोल देते हैं। ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है, बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। वो था ना अपना इतिहास झुटलाने की बात। फिर ये देखो डीमोनेटाइजेशन का दिखा रहा है। भाई देखो हम हर गवर्नमेंट, देखो कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया पे, इतने सारे गवर्नमेंट हैं, अगर वो कोई एक डिसीजन लेती है और वो उनके फेवर में जाता है, आगे आने वाले 10 से 20 सालों तक वो हर एक इलेक्शन कैंपेन में उसकी रट लगाएंगे। ये हम लिख के दे रहे, हर एक गवर्नमेंट करेगा, लेकिन बीजेपी नहीं करता, क्योंकि उसको ही पता है कि उनका ये डिसीजन थोड़ा डिजास्टर साबित हुआ था। अच्छा वीडियो वैसा ही चल रहा है कि अबे ये ऐड कहाँ से आ गया। अच्छा पूरी वीडियो ऐसे ही चल रही है जैसे धुरंधर नहीं चली थी चैप्टर वाइज, ये वीडियो भी वैसे ही है। चलो हर चैप्टर को देखेंगे, हर चैप्टर से देखते ध्रुव राठी जी ने क्या सिखाने की कोशिश की है हमें। द डिस्क्लेमर ट्रिक। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है, वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जैसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे, और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट। आदमी ऐसे दुखता रख पे ना बहुत जल्दी हाथ रखता है। भाई हमको लगता है कि वो डिस्क्लेमर इसीलिए लिखता है कि आगे अगर लीगल केस हो तो उससे बच सके, और हर मूवी लिखता है। ऐसा नहीं है ये पहला मूवी है जिसपे ये लिखा गया है। आई गेस जवान या वॉर 2 में शायद
शायद, क्योंकि ये भी आदमी बनाया था ना एक वीडियो, ये हाँ वॉर 2। हाँ खैर बनाया तो जवान में भी है, डार्क रियलिटी दिखा रहा है। ठीक है चलेगा, ओके ओके, आगे देखते हैं। हाँ लेकिन इसमें भी तो बोला होगा ना डिस्क्लेमर, इस पे हमको नहीं लगता डिस्क्लेमर ट्रिक बोला होगा, ये सिंपल है। इसमें क्यों बोलेगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, स्पेसिफिक क्या बीजेपी के अगेंस्ट है, उसमें नहीं दिखाया गया है। बाद में कोई पहला मूवी है जिसपे गवर्नमेंट का रियल लाइफ फुटेज, रियल वीडियोस एक्चुअल में प्ले किया गया है। फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर। भाई देखो ध्रुव भाई, हम इज्जत करते तुम्हारा, हाँ मानते हैं सब कोई तुमको गाली देता, तुम वो काम भी कभी कभी करता है, बट मेरे नज़र में ना पता है क्या है, एक आदमी है जो जर्मनी में है, एआई सिखा रहा है, अच्छा बात है, यूट्यूब पर कोर्स सिखा रहा है, अच्छा बात है, वीडियोस बनाता है, जनरल टॉपिक से वीडियो बनाता है। हम इसका वीडियो देखे, सिविक सेंस के ऊपर वीडियो देखे हैं, अरावली हिल्स पे वीडियो देखे हैं, और भी ऐसे जनरल टॉपिक से वीडियो देखे। इसके लिए हम थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, आदमी जो भी कर रहा है सब चीज नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी तुम ऐसा घटिया हरकत कर देता ना, तुम जस्टिफाई कर देता कि तुमको लोग जर्मन शेफर्ड बोलता है। चलो एक पल के लिए मान लिए एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा फिल्म है ये, एक पल के लिए तुम्हारे लिए हम मान भी लिए, चलो, लेकिन इसमें ये क्या जरूरत है उसामा से कंपेयर करने का। एक मूवी जो हम लोग का सोल्जर के बारे में, ठीक है, कैसे दूसरे कंट्री जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, भले ही चलो उस मूवी में एक गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई कर भी दिया हो, कुछ इंसिडेंट में किया भी हो, बट फिर भी डायरेक्ट कंपैरिजन उसामा से पूरा जी जान लगा के प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। अब तो हमको भी लग रहा है अपना एआई से ना थोड़ा बुद्धि खुद भी ले लो, बेटर रहेगा। द सीन दैट हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी, कौन सा सीन होगा? ध्रुव राठी का वीडियो ही होगा। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि यही तो पॉइंट था दिखाने का। बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा, क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बोलते ही हमको लगता है कि नहीं भी तो भाई साहब 10-15 हजार तो पाकिस्तान से सब्सक्राइबर आ ही गए होंगे आपके। यार देखो प्रेजेंट टाइम में ना हम भी बहुत सारा न्यूज देखे, ठीक है, कि कैसे वहां पे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज हो गए, उनपे कैसे जुल्म करते हैं वो पाकिस्तान के लोग या जो भी है वहां पे। मैं डायरेक्ट लोग तो बोल ही सकता हूँ जिस हिसाब से न्यूज देखा है, बट जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिस हिसाब से न्यूज हमारी चलती है कि आज इसे मार दिया, कोई दीपू शर्मा या कुछ थे तो उन्हें मार दिया, तो ये मूवी में दिखाया गया ना कि पाकिस्तान में कैसे ये सब होता है। अगर वहां तुम ऐसे गए माइनॉरिटी बन के गए वहां पे, अगर वहां रहोगे तुम्हारा क्या हर्ष कभी भी हो सकता है, ये दिखाया है इन्होंने। तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं। अरे वो समझ नहीं आ रहा इससे दिक्कत क्या है भाई। देखो एट द एंड हम कोई भी मूवी देखने, कोई भी आर्मी मूवी या फिर हमारा सोल्जर से रिलेटेड मूवी देखने को हम तैयार रहते हैं। क्यों? वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बस तुम बोलोगे ये तुम्हारा ब्रेन वॉश चल रहा है, ठीक है चल रहा है, चलने दो। क्या हो रहा है इस ब्रेन वॉश से? मेरा इंडिया ही ग्लोरीफाई हो रहा है, ठीक है होने दो। मेरे को तो
सच में जैसे वहां की न्यूज आती है, मुझे लगता है ये दिखाना पड़ता है, हाँ भाई दिखाओ वहां कैसे काम होते हैं। और ऐसा भी नहीं है गलत दिखाया गया है, सही दिखाया गया भाई, वहां कैसे लोग रहते हैं, क्या काम होते हैं, वो सब दिखाया गया इसमें। नहीं पड़ता ये सीन, तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन उतना ही अनइंपॉर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था, और यहां सोच लो, नहीं ठीक है, एक जगह पे एक आदमी को मार दिया जाता है, ठीक है, सुनो, एक जगह पे एक आदमी को मार दिया जाता है और ये चीजें न्यूज में भी कवर होती है, फिर उसको बोला जा रहा है कि इसका जरूरत था नहीं, और कंपेयर किससे जा रहा है, एक कहीं और पे जब पिज्जा डिलीवरी का हो रहा है, ठीक है, कोई आदमी कहीं और आके पिज्जा खा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है जो किसी और कंट्री में किसी दूसरा रिलीजन का आदमी को मार दिया जा रहा है। वाह, किस लिए? क्योंकि सामने वाला मूवी किसी और गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई कर रहा है ना, ऐसे प्रूफ करने के लिए कुछ तो चाहिए, ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो पिज्जा वाला का एग्जांपल दे देते हैं। पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए, साइकोलॉजी में इसे इमोशनल किया गया था, और यहां पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए, साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा नफरत प्रमोट करने की जरूरत है नहीं, पहले से ही है। जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह तो देखा आपने, इसी तरीके से ध्रुव राठी केजरीवाल सरकार की तारीफ करता है, और करे भी क्यों ना, एक टाइम में भाई साहब एडिटर भी तो रह चुके हैं। चल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। 5 स्टार रिव्यू फ्रॉम क्रिमिनल्स, फिर से ऐड आ गया। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलन्स की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है। हाँ, क्योंकि आपके वाले तो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं ना, और क्या, कितने बार वहां जो न्यूज वालों को देखा राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए। ऐसा थोड़ी है, दो गवर्नमेंट अपोजिशन में खड़ी है, लोग दोनों को सपोर्ट करेंगे, एक को सपोर्ट करेंगे तो एक को हेट भी करेंगे। हो सकता है पहले बोला हो, लेकिन अभी के टाइम में तो पर्सपेक्टिव बदल गया होगा उनका, लगता भी है। जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो, 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रेकमेंडेड, वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना, तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिक ये थैनोस ध्रुव राठी के जैसा क्यों बोल रहा है? लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स का। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है, बल्कि मोदी को बेचना है। व्हाट्सएप सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी। एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में। इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बस फर्क यह है कि आप AR42 एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है। वो हाँ, मैंने बोला ना कि ये पहली मूवी है जो मैंने देखी है, मे भी किसी मूवी में दिखाया गया, मुझे आइडिया नहीं है, बट जितनी मूवी देखी है मैंने, ये पहली है जिसमें रियल फुटेज दिखाया गया है। और जानते हो, जब मैं थिएटर में था ना, तो हमजा की एंट्री हुई, उस पे तालियां बजी, लोग चिल्लाए, फिर उसके एक्शंस हो गए, डांस हो गए, जितने भी फाइटिंग सीन थे सब में चिल्लम चिल्ली हुई थी, लोग तालियां बजा रहे, चिल्ला रहे हैं, हू कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में जब मोदी जी भी आ रहे थे ना, लोग हमजा से ज्यादा चिल्ला इनके लिए रहे थे। 2 मिनट पहले तो मैं भी सोचने लग गया, भाई हीरो कौन है, हमजा या मोदी जी? उसी वक्त एक ISI से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये
डायलॉग आईएसआई ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहाँ भाई 19 मिनट का वीडियो है, कुछ फैक्ट्स तो लाया है आदमी, ये नहीं बोले ये सब खाली बोल रहा है। देखो स्टार्टिंग का कुछ कंपैरिजन तो किया, वो तो भाई कुछ ज्यादा मतलब अजीब सा ही कंपैरिजन था। डोमिनोज वाला को वो पाकिस्तान में जो होता है माइनॉरिटीज के साथ उससे कंपेयर कर रहा है, वो तो हटाओ। ये फैक्ट से ढंग का लाया ना, ये चाहिए था देखना हमको, ये पीक डिटेलिंग का पीक निकलना था हमको, ये देखना था हमको। पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। In India, the Sold store is doing. अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। आप कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी। यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई ये आईएसआई अब नहीं बोलता। आईएसआई को अब सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ये आदमी गद्दी से कब हटेगा। एक यार हमको समझ नहीं आता है, हर बार जब हम कंपैरिजन करने आते हैं हर बार पाकिस्तान से क्यों कंपैरिजन कर लेते हैं। आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी अब हमको नहीं लगता आईएसआई का ओपिनियन सेम होगा, चेंज हो गया होगा ना हाल फिलहाल में जो डिसीजन था मोदी का उनके अगेंस्ट में। लेकिन हमको ये नहीं सुनना, हमको कुछ सुनाओ कि हम बोल सके हाँ ये लाया ना फैक्ट्स, ये हुई ना बात। ये क्या हर चीज पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो यार, पाकिस्तान से तो हम ऐसे ही बेटर है। आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओ के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओ हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं। ये हमको देखना था, क्योंकि मूवी में हम जितना भी फैक्ट्स देखे सब वर्बल फैक्ट्स देखे, वर्बल फैक्ट्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। खैर वैसे ध्रुव राठी का फैक्ट से ही भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट अगर हम इस वीडियो का ही बात करें ना, अभी बाकी क्रॉस चेक तो नहीं कर रहे हैं, बाद में क्रॉस चेक किया जाएगा। अभी हम इसका वीडियो का ही बात कर रहे हैं, यही फैक्ट्स हमको देखना था जो ये उनके अगेंस्ट लाएगा। अब आएगा ना, अब आया, अब हमको लगता है कि अब फैक्ट्स आने शुरू होंगे, कागज पत्थर आने अब शुरू होंगे, अब मजा आएगा। अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओज, यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया, वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। चैप्टर 5 फॉरेन फंडेड सन। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि आईडीआरएफ नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी। अल जजीरा की बातें मैं नहीं मानता, और इसमें ये फोटो दिखाने की क्या जरूरत था भाई, ये फोटो के बिना भी तो हो सकता था। गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से
$833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन ये ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। 5वां चैप्टर में क्या क्या था? फॉरेन फंडेड संग ना, फॉरेन फंडेड संग में भी कुछ कागज पत्तर भाई साहब ने दिखाया जो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही थे थोड़े से। देखो अब रही बात डीमोनेटाइजेशन की, कि जब मूवी में डीमोनेटाइजेशन दिखाया गया ना, उसके बारे में मैं सच में जानना चाहता था, मूवी से नहीं रियल में। क्योंकि जब मैंने देखा है कि एक गवर्नमेंट जो उसका सबसे बड़ा डिसीजन या सबसे बड़े डिसीजन में से एक, उसके बारे में कोई कैंपेन बात ही नहीं कर रही है, और एक मूवी में उसको ऐसा दिखाया गया कि वो मास्टर स्ट्रोक था, तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट के कैंपेन और मूवी की आइडियोलॉजी से। थोड़ा तो मुझे जानना था इसके बारे में, और मुझे जानने का मौका मिला भी कहाँ से? ध्रुव राठी की वीडियो से। अरे यार नहीं आएगा। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता वही बोले अभी हम भी है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। हम तो कभी नहीं बोलेंगे भाई कि वो डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, ये मूवी से पता चला। पढ़ लेंगे कहीं पे, रिपोर्ट देख लेंगे अगर मन करे तो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम इस सब के बारे में, देख लेंगे, बट मूवी से तो हम नहीं बनाएंगे इसके लिए प्रोस्पेक्टिव। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज की ऐसे ना बहुत सारी फेक करेंसीज पकड़ी गई थी, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सेंस ही नहीं है, ये पूरा ही डिजास्टर निकल गया था। ये कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000। हाँ मैंने भी वही देखा, 60,000 करोड़ अगर होता तब ऐसे शांत नहीं बैठता गवर्नमेंट। हम तो बोलते हैं मोदी का पोस्टर के नीचे भी लिख दिया जाता ये बात। व्हाट एवरी गुड एड हाइड्स। पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ यह है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। ये चीज नहीं दिखाई गई मूवी में मित्र। हाँ तभी तो बोलूं, मुझे देखना था आदमी क्या क्या फैक्ट्स लाता है, कहां रिसोर्सेज से क्या क्या अरेंज करता है, बस सामने वाली गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि सब चीज गलत ही दिखा रहा है, कुछ चीजें सही भी है ना। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं अभी जाके देखूंगा ना कि इसका ये जो वीडियो है, लोगों ने जो इस पे काउंटर वीडियो बनाया है, हर पॉइंट से वो काउंटर नहीं करेंगे, ठीक है। ध्रुव राठी की वीडियो में लोग, अगर मैंने 2-3 वीडियो देखी है जो वो इस वीडियो के अगेंस्ट बना रहे हैं, उन्होंने ये तो बात की डिमोनेटाइजेशन की, ये भी बात की, वो जो इसने वो दिखाया था ना दूसरा चैप्टर में कि सिख आदमी को जो मार रहे हैं, और ये भी दिखाया कि वो कैसे उसामा से कंपेयर कर रहे हैं, ये सारी तो बात की, लेकिन ये सारी बातें नहीं की थी। 3 से 4 वीडियो देख ली मैंने। फिल्म में आपको नहीं के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है, उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है।
पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया, 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला। हाँ, क्योंकि मूवी में हमको जहां तक लगता है कि मेरा मूवी देखने के बाद दिमाग में क्या छवि रहा कि एक जसकीरत नाम का आदमी था जो एजेंट बना, वो कैसे अपना फैमिली छोड़ा, वहां जाके रूल किया, गवर्नमेंट उसको कैसे थोड़ा हेल्प किया, उसके बाद वो कैसे वहां का आदमी लोग को मारा। आखिरी का जो सीन था कि वो वापस इंडिया आया, वो तो हमको लगता है गलत था, वो ऐसा हुआ था नहीं। वो तो चलो ठीक है, मूवी में मसाला डालने के लिए बनाया गया। हमको ये एकदम नहीं लग रहा है कि ये मूवी ये बेसिस पे बना था कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या काम किया, क्या क्या दिखाया, क्या क्या चीज आपसे छुपाया, उस पे बेस था ही नहीं मूवी का। ये मूवी पूरा वो सोल्जर का लाइफ पे डिपेंड था। हाँ, भले ही इसमें कुछ चीजें दिखाई गई है जो कि करंट गवर्नमेंट के डिसीजंस को उनको ग्लोरीफाई कर दिया, बट हम ये थोड़ी बोल सकते कि हर एक सीन बस उन्हीं के लिए बनाया गया है। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने के बाद। अब क्योंकि प्रोडक्ट का ये काम था ही नहीं भाई, ये तो काम आपका है ना। तो अगर ये बोलता कि भाई ये आर्मी के लाइफ के ऊपर बेस है मूवी, ये करना है, आर्मी के लाइफ के ऊपर बेस है, ये दिखाया जो कि गलत है, वो दिखाया वो गलत है, नहीं। इसका पॉइंट क्या है वीडियो का? ये मूवी में ये क्लिप मोदी जी का दिखाया, क्यों दिखाया गया? ये क्लिप अजीत डोभाल का दिखाया गया, क्यों दिखाया गया? यहाँ ये डिसीजन लिया गया, क्यों लिया गया? लेकिन ये हर चीज वो ऐसे दिखा रहा है कि बस यही है जो मूवी में है और कुछ नहीं है। एक सोल्जर गया नहीं है, सोल्जर क्या क्या लाइफ फेस किया, वहां पे कैसे रहा, कितना मुश्किल फेस किया, नहीं है। कैसे वो अपना फैमिली को छोड़ा, कैसे वो वहां जाके सिचुएशन टैकल किया, दिमाग यूज किया, कनेक्शन बनाया, कैसे उतना सा पोजीशन में गया, नहीं है। ये कुछ इसका पॉइंट है ही नहीं इस वीडियो का। इस वीडियो का पूरा पॉइंट है ये कि सामने वाली गवर्नमेंट को किसी भी तरह टारगेट करना है। अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा? गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा, जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है, और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया। देखो अब देखो हम बोले ना सामने वाला गवर्नमेंट भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन अब इस पॉइंट पे इतना देर वीडियो देखने के बाद हमको ये एकदम नहीं समझ आ रहा ये ध्रुव राठी का धुरंधर के ऊपर रिव्यू है या ध्रुव राठी का मोदी जी के ऊपर रिव्यू है। हमको अभी भी बहुत स्मॉल पोर्शन इस वीडियो में दिखा है जो धुरंधर के बारे में बात किया है, मेजॉरिटी पोर्शन मोदी के ही बारे में बात किया और आदित्य धर के बारे में किया गया। इस सारे है और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में आप थोड़ा सा झूठ घोल दो, कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की, कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए, और केजरीवाल के साथ आप क्या करते हो? किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। कस्टोडियल किलिंग इन प्रीमियम पैकेजिंग। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है।
और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था, 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया, यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2000। देखो ये जो बात है ना कि मेजर इकबाल जो देख रहा है, वो तो हमको ही पता था कि मेजर इकबाल उस समय जिंदा था नहीं, तो हमको तो ये नहीं समझ आया कि वो दिखाया क्यों गया। ठीक है, लेकिन इस पोर्शन में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अतीक अहमद के बारे में जानते थे। मूवी में जो उसका एनकाउंटर दिखाया गया, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था तो वो आदमी जो काम करता था, ये वो आदमी खुद क्लेम करके रखा है और सबको पता है कि उसका कनेक्शन आईएसआई के साथ था। तो जो भी हुआ मेरे हिसाब से सही हुआ, इसमें हम ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करने देंगे, क्योंकि ये भाई अब देखो वहां श्रद्धांजलि देने का बात हो गया, ये पूरा नियम पे चलता है। क्योंकि अतीक अहमद पार्लियामेंट में भी शायद कुछ था, तो ये जो पूरा सिनेरियो था ना श्रद्धांजलि देने का, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर या रूल बेस्ड है। वो रूल के बारे में मुझे पता है नहीं, तो मेरा उस पर कमेंट करने का कोई मतलब बनता है नहीं। रही बात वो जो उसका एनकाउंटर है वो दिखाना, भाई जब मूवी में तुम उसे इंट्रोड्यूस की हो कि उसका आईएसआई के साथ कनेक्शन है, पैसे ले रहा है वो, तो वो भी तो दिखाओ कि वो मरा कैसे था। जिसका कनेक्शन आईएसआई के साथ था सब मारे गए हैं, तो इसको क्यों छोड़ना, ऐसा कोई दूध का धुला थोड़ी है ये। चुका था, ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी। असल में दोस्तों आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर चल, लेकिन एक बात बोलूंगा, इतने देर के बाद मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बारे में बोलने के बाद आदमी ने कहीं तो मूवी की बात की को जिंदा रखना जरूरी था, ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके। योर मेमोरी वर्सेस देयर फिल्म, यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है। आपने यही करता है, ये भी गैस लाइटिंग बड़ा करता है। अगर केजरीवाल की बात हो, अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। क्या बात भाई, मैं सोच रहा हूँ इसने जितनी बात बोली ठीक है, इसका ये जो रिव्यू है ठीक है। सेम चीज अगर केजरीवाल गद्दी पे होता और उसको ग्लोरीफाई करके बनाई जाती, तब इसका ओपिनियन सेम नहीं रहता। ये तो इसने इतना बोला है क्योंकि ये उस गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रही है जिसके ये अगेंस्ट है, जिसका ये एडिटर नहीं था, जिसकी वजह से इसकी फेवरेट पार्टी पावर में नहीं आ पा रही है। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन सच्चाई फ्री है और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है, तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी गले लगा लो, तेजी से गले लगा लो तो। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। और इनके सारे मतलब
सारे एड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अगर इस प्रोडक्ट की असलियत और डिटेल में जानना चाहते हो यार वो रील हम भी देखे, अच्छा रील था। तो मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है जिससे सारा सच सामने आ जाता है। यहाँ क्लिक करके इस वाले इसका लंबा एनालिसिस खाली एक ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है। कोई बात नहीं, ठीक है।